बेंजोइक एसिड, मेटामिथाइल सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और पैरा मिथाइल सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा के गया था, काफी अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिनॉल वाला क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और भी अच्छा क्वेश्चन पूछने का कहे, इसमें अगर मैं कहूं सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये बनता है। तो यहां भी वही बात है, जो आपको लगेगा वो होगा नहीं, लेकिन पहले आप उसी आंसर पे जाइए जैसा होना चाहिए, बाकी बातें बाद की। जो लगना चाहिए, वो जो IRH से जैसा आपको आंसर आना चाहिए वो क्या है। 1342। देखो सब क्या हुआ, प्रोटॉन लूज हो गया, कॉन्जुगेट बन गया। अब उस कॉन्जुगेट का एक रेजोनेंस हो रहा है बढ़िया वाला, वो कॉमन बात है सारों में। उसके साथ फेनिल का बिहेव क्या होगा वो भी सारों में कॉमन है। बात रही ये जो रिंग पे अटैच ग्रुप है मिथाइल, ये क्या करने वाले हैं। तो अगर अपन इस CH3 के बारे में सोचे तो भाई ये +H से देने वाला है, +I से देने वाला है, और I से ये सबसे ज्यादा अच्छा देगा। और इसमें जाएं तो ये सिर्फ II वाला देगा, क्योंकि ये अपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए कि यहां से अपन रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को इंक्लूड नहीं करते। यहां अपन कहें तो +H और +I, हालांकि I इसका पुअर रहेगा। ओवरऑल इफेक्ट देखें तो हमें लगता है कि जो 4 मॉलिक्यूल है उनमें से जो नेक्स्ट वाले 3 हैं उनमें तो डोनर ऐड है, और कॉन्जुगेट को डोनर अच्छा नहीं लगता, ये क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो अगले के पास आप डोनेट करोगे तो अनस्टेबल होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो फर्स्ट सबसे अच्छा, क्योंकि कोई डोनर नहीं। फिर डोनर में ही जाओगे तो आप उसको लोगे जो मिनिमम डोनर हो। भाई डोनर चाहते तो नहीं थे, लेकिन है डोनर तो अपन किसको लें, मिनिमम जो डोनेट करे, तो फिर अपन थर्ड को लेते। अब रही बात 2 और 4 की। अब 2 और 4 में एक डोमिनेटिंग इफेक्ट तो इक्वल है, सिर्फ बात रही आई इफेक्ट की, तो जितना बेनिफिट मिले वो तो लेना ही है। तो आई में मिनिमम कौन डोनर है, 4। और फिर कौन सा आया, तो ये आंसर होना चाहिए, हालांकि है नहीं। जो हमारा नॉलेज है, जिस टॉपिक से अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमारा एक ही पैटर्न था कि हम प्रोटॉन लूज करवा देंगे, कॉन्जुगेट से पूछेंगे कि तेरे को फील कैसा हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा एसिड है। उस पैटर्न से ही आना था, लेकिन मैंने इसके 7 स्टार लगाए। 7 स्टार हाईएस्ट है, बस अपने बस सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होता है उसको अपन 7 स्टार देंगे। तो सब यहां हुआ क्या, ये 7 स्टार का रीजन जो आपको सबसे वीक लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने कई क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए हैं ऑर्डर वाले, लेकिन उनमें हमेशा एक क्वेश्चन में होता क्या, जो जिस लोकेशन पे है वो एक लोकेशन आगे या पीछे होता है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जंप है, जो मिनिमम एसिडिक लग रहा है वो तो मैक्सिमम पे आ गया। अब मैक्सिमम पे उसका आना जो है, बस इसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट या SIR। परफेक्ट नेम इसके लिए जो चलता है वो क्या चलता है, SIR, सर इफेक्ट। फुल फॉर्म कहें हम इसकी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो सब यहां पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी एबनॉर्मल फैक्टर है। अब उसमें हुआ क्या, उसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बेंजोइक एसिड हो, या मैं इसमें एक ऑप्शन और लेता हूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इन दोनों में से कोई, और उसके पैरेलल में हमारे पास एक बेंजोइक या बेंजीन सल्फोनिक हो जिसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप अटैच हो। अब ये कोई टेंशन नहीं है कि वो ग्रुप डोनर होगा या विड्रॉवर होगा, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है विड्रॉवर, सॉरी डोनर, क्योंकि अगर आप यहां विड्रॉवर लगा दें तो अपन को मालूम ही होता है कि कॉन्जुगेट को अच्छा ही लगेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं यहां जो बोल रहा हूं वो क्या, डोनर के लिए भी कह रहा हूं
आप डोनर लगाइए, विड्रॉवर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने ऐसा कोई केस देखा है तो उसमें आपका हमेशा जो बेस्ट एसिड होगा वो ऑर्थो वाला ही होगा। हालांकि इसको एक जनरल ट्रिक से हम समझें, लॉजिक की बात नहीं, ट्रिक अलग चीज होती है और प्रॉपर आंसर अलग बात होती। प्रॉपर की बात मैं बाद में कहूंगा, लेकिन नॉर्मली अगर मुझे इसे याद रखना है, मैं तो इसे याद कैसे रखता हूं, तो मेरा कहना ये है कि ऑर्थो पे जब आप ऐसा ग्रुप लाते हैं, पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है वो काफी बल्की है। मैंने पहले भी कभी कहा होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तो होते हैं स्मॉल ग्रुप, OH NH2 होते हैं मीडियम ग्रुप, और सल्फो, कार्बोक्सी, नाइट्रो, आयोडो ये होते हैं बल्की ग्रुप। तो इतना बल्की ग्रुप है, फिर आपने यहां पे नेबर भी एक ऐसा लगा दिया, एक ग्रुप ऐड कर दिया, तो हम कहते हैं भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ गई तो भगदड़ मच गई, भीड़ बढ़ी, भगदड़ मची और एच भागा। सिंपल सी बात, भाई भीड़ है, भगदड़ है, तो एक नन्ना सा एच कहीं से निकल जाएगा, क्या उसको देर क्या लगनी है निकलने में, हाँ या ना? तो बस इसको याद यूं रखना आप। अब यहां वो लॉजिक काम ही नहीं करते, वो कोई इश्यू नहीं कि डोनेट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, हमने उससे क्वेश्चन किया, उससे तो हुआ ही नहीं ना, फिर हमारा आंसर वैसा आया ही नहीं। एबनॉर्मली जो लास्ट में था वो फर्स्ट में चला गया, और उसको हम क्या कह रहे हैं, भीड़ बड़ी भगदड़ मची एच भागा, हाँ या ना? बस उससे वो, अब वो जितनी जल्दी भागता है उतना ही अच्छा एसिडिक होता है। और भगाने में भीड़ का भी एक रोल होता है, क्राउड का भी एक रोल होता है कि ओवर क्राउडिंग हो गया, और ओवर क्राउडिंग में सिंपल सी बात है, जो छोटे छोटे हैं वो आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो जाना किसको है, प्रोटॉन। हालांकि केमिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं कहती, ऐसी कोई बात आपको केमिस्ट्री की अच्छी बुक में नहीं मिलेगी, केमिस्ट्री वाले उसको अलग तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम भी करेंगे, पहले आप करो फिर बताते वो क्या तरीका है। ये नोट मत करना एक बार, आप सिर्फ ये एग्जाम्पल, इसका आंसर लिखो, ये SIR लिखो क्या है। हो गया बच्चों? तो इसमें लिख लीजिए, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सबस्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड is more acidic as compare benzoic acid और बेंजीन सल्फोनिक एसिड as compare benzoic acid और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Because due to overcrowding
because due to overcrowding H plus remove most easily due to overcrowding H plus remove most easily. Next line में लिखना, this effect is called SIR. This effect is called SIR. देखो साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इन 3 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन भी हैं, एक अलग लॉजिक भी अप्लाई यहाँ पे होता है, और कभी कभी हम एक का फैक्ट दूसरे पे अप्लाई करना चाहते। मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को पैरानाइट्रोफिनॉल से पुअर एसिड बताया, एच बॉन्ड से बता दिया, पर तुम उस कंसेप्ट को ऑर्थोमेथोक्सीफिनॉल पे लगाते ही आपका आंसर उसमें गलत हो जाता है। आप एच बॉन्ड बना देते हो, जनरली आपको समझ में नहीं आता कि और एच में सर ने बनाया था और एच में मैं बना रहा हूं, क्योंकि नाइट्रो में भी ओ एच में दिखता है और मेथोक्सी में भी, पर वो बनता नहीं, इसलिए आंसर में प्रॉब्लम होती। फिर अपन SIR जान लेते हैं, ये तो काफी एबनॉर्मल बात हो गई। फिर ऑर्थो नाइट्रो वाले को मैं 5 स्टार देता हूँ, मेथोक्सी वाले को 6 स्टार देता हूँ, इसको मैंने 7 स्टार दिया है। क्या प्रॉब्लम है? आपने इसको समझ लिया, ये कंसेप्ट आपके समझ में आया, बड़ी भगदड़ मची, एच भागा, ऐसा कुछ है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 1 आना है इसका, और वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का भी आया हुआ है ना, तब भी हम उसमें ऐसे कर देते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला बड़ी भगदड़ मची, एच भागा। तो उसमें कंडीशन है ग्रुप बल्कि होना चाहिए। ये जो SIR आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो SIR आपको नाइट्रोफिनॉल पे अप्लाई नहीं करना है, वरना फिर वहां आंसर कैसे आएगा? वहां तो फिर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाले को नंबर 1 पे ले लोगे, नंबर 1 पे कैसे लेना, वो तो पैरा वाले से भी पीछे जाएगा, तो आंसर बदलेंगे ना। तो एक बार रुक के, जब एग्जाम का टाइम हो तो अच्छे से, जो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको करवाया है, यहाँ कोई भी टॉपिक है बेटा, उसकी समरी जो बताई जाती है वो बस आप 2-3 बार रिवीजन कर लिया करो। क्लास में मैं सब बातें बता दूंगा, 1-2 बार अभी रिवीजन करो तो एग्जाम तक आपको ये कंफर्म रहेगा कि नोट्स में से कौन सा वो पोर्शन है जिसे अच्छे से करके जाना है। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि कई बार आपको आ रहा होगा और फिर भी मिस्टेक कर आओगे आप, और जनरली फर्स्ट ऑप्शन में अगर उसने कुछ ऐसा दे दिया ना, तो वहां फंसने के चांस पूरे होते हैं। हमें लगता हो गया, इसके लिए तो मैं वैसे भी कहूंगा, जब आपको ऐसे लगे ना बस क्वेश्चन देखते ही हो रहा है, उसने अपना कुछ भी टाइम लिया ही नहीं, 30 सेकंड भी नहीं लिए, तो फिर थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, कोई नहीं, दे दो यार, ऐसे क्या, ऐसे आप क्या करोगे, 180 मिनट तो है ही ना, थोड़ा सारे ऑप्शन चेक कर लो, थोड़ा माइंड में कुछ बातें आ जाएंगी, तब करो उसे, ठीक है। अब इसको केमिस्ट्री कैसे, ये वाला नोट किया, हाँ ये कर लो पहले, फिर बताता हूँ। वही बताऊंगा, वही तो ऐसा ही आ रहा है, सही लॉजिक तो वही है, एग्जैक्ट लॉजिक। केमिस्ट्री की बुक्स में ऐसे थोड़ी लिखा हो भीड़ बड़ी भगदड़ मची एच भागा, ये तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया और कुछ नहीं है। वो जो आप कह रहे हो वो केमिस्ट्री का रियल लॉजिक है बेटा, बुक्स में जो मिलेगा वो वैसे ही मिलेगा, SIR का मीनिंग ही उसमें आएगा। हो गया बच्चों। अब देखो सब, इसको रियल लॉजिक और इसको SIR कहने के पीछे जो रीजन है, ये मॉलिक्यूल था आपका, अब इस मॉलिक्यूल में अपन कहें तो आप जानते हैं बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट ऐसा सा होगा, यही तो होगा, प्रोटॉन जब वो लूज कर देगा। अब वो इस फॉर्म में है तो यहाँ पे वो एक अच्छा सा रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इस रिंग का इंप्रेशन उसके लिए क्या है,
ये बात मैंने वहां तो ऐसे छोड़ दिया कि मैं प्रोटॉन निकाल रहा हूं साहब, उसमें रेजोनेंस हो रहा है और फेनिल जो भी कर रहा है वो सबके लिए कॉमन कर रहा है, और मैंने मेरा जो टारगेट बनाया वो मिथाइल को बनाया और क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने। लेकिन फिनाइल का रोल इसके लिए क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग डोनर होगा फिनाइल, क्योंकि ऊपर वाले में ए डबल बॉन्ड बी है और उसमें हायर ईएन वाला आगे है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसकी साइड जाते हैं। हालांकि काफी कम होता है क्योंकि इसमें रिंग को भी थोड़ा लॉस हो रहा है। मैंने को उसे बहुत अच्छा डोनर नहीं बताया, वो प्लस आर वाला ऑर्डर देखना, फिनाइल काफी लास्ट में रखा हुआ है मैंने। लेकिन चलो 1%, 2%, 5% होना है तो वो नेचुरल रेजोनेंस तो ऐसा ही होगा ना। और अगर ये ऐसा होगा तो हमारे कार्बोक्सिलेट को इसका लॉस होगा। कॉन्जुगेट को आप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको अच्छा कैसे लग सकता है? नहीं लगने वाला बेटा। तो हुआ क्या, जब मैंने यहां पे एक ग्रुप ऐड किया, उस ग्रुप का इंप्रेशन क्या आया? यहां कुछ एटम है, कुछ एटम वहां पे है, और दोनों में फिर वही क्राउड वाली बात। तो जैसे उसे क्राउड फील हुई तो हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। अब वो सॉल्यूशन क्या है? एक बात याद करो आप, मैं आपको कभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल में एक बात बता रहा था कि एक बाइफेनिल होता है, वैसी सी बात आई। यहां मैंने बोला कि तुम बल्की ग्रुप लगा लो, तो चारों के बल्की होने पे क्या होगा, जो रिंग है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर सेटल हो जाएंगे, यूं से ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको घुमा लो, इसको घुमा लो, तो आज भी कुछ ऐसा ही करो। अब यहां इन दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। अब इधर वाला पूरा सिस्टम क्या, एक फ्लैट सिस्टम है, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 हैं और वो ऊपर वाला कार्बन भी sp2 है, सब के सब ऐसे बिल्कुल फ्लैट मैनर में है। आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करेंगे, कॉपी पर ड्रॉ वैसा ही रहेगा वो। लेकिन उनके जो जेड ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ऐसे फ्लैट नहीं है। उनमें क्या पोजीशन है, उनकी लॉब्स यूं आगे आई हुई हैं और लॉब बैक साइड में। पर इसकी वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट आप देख रहे हो ये क्या करेगा, यूं कर जाएगा। कार्बन यही है, ओ यहां है, ओ यहां है, लेकिन वो उसके रिपल्शन से बचने के लिए अपने आप को कैसे करेगा, यूं। अब बेटा जी जब वो यूं करेगा तो यहां एक ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल भी तो यूं करेगा फिर, तो इसका मतलब पीजेड ऑर्बिटल क्या बन जाएगा, पी वाई बन जाएगा। तो नीचे वाले तो भाई वही रहेंगे, नीचे वाले क्यों रोटेट, वो रोटेट तो वो हुआ। और अगर ऐसा हुआ है जब ऑर्बिटल ही मैच नहीं कर रहे तो फिर ये रेजोनेंस कराओगे क्या? मतलब मैं इसको यूं शो कर दूं, मतलब रिपल्शन की वजह से हम कहें यहां पे ये ओ यूं शो कर दो, ए को यूं शो कर दो, ऐसा हो। अगर ये ऐसा हो गया तो बेटा फिर ये हो नहीं पा रहा, ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास ऑर्बिटल वही पीजेड है, लेकिन उसका पीजेड तो रोटेट हो गया, क्योंकि वो रोटेट हुआ तो उसका जेड भी रोटेट हो गया। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को अपन कहे तो बाउंड कर दिया, और बाउंड करने के पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, क्राउड रेस्पॉन्सिबल है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR इसलिए कहा जाता है। ये इसका परफेक्ट लॉजिक। अब आप अपने चारों मॉलिक्यूल देखो, क्या ऐसा चारों में से किसी के पास है कि फेनिल वाले रेजोनेंस को बाउंड करवा दे? वो तो ऑर्थो वाले में ही है, इसीलिए वो एबनॉर्मली लास्ट से कहां आ गया, फर्स्ट पे आ गया। समझ में? वो लॉजिक एक जनरल अपना लॉजिक है, वेट बड़ी भगदड़ बची एच भागा, पर बुक्स में जो इसका नेम दिया हुआ है। और एक बात और बता दूं, SIR अच्छे से समझ लो। SIR को अगर आप चाहें तो आप किसी भी टॉपिक में यूज करें, बेसिक बिहेव में भी SIR आ जाएगा, डायपोल मूवमेंट में भी आ जाएगा, इंटरमीडिएट, जैसे आपने इंटरमीडिएट कर लिए ना। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये कार्बोकेटायन है और दूसरा आपके पास ये कार्बोकेटायन। अब मैं आपसे दोनों में पूछूंगी ज्यादा बेटर कौन से वाला है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस है, इस प्लस को यहां से रिंग के रेजोनेंस का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो उतना बल्कि सा जो कैटायन है उसको यहां से रेजोनेंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस ग्रुप के आते ही वो तो रोटेट हो जाएगा, SIR अप्लाई हो जाएगा उस पे, और SIR अप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कैटायन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो SIR यूनिवर्सल है, यानी SIR को यूं मत समझना कि सिर्फ SIR एसिडिक बिहेव के लिए यूज होना और इस एग्जांपल तक ही है।
आपको तो मेन बात समझनी है कि एक बल्की ग्रुप है, उसके ऑर्थो पे आप बेंजीन पे कोई ग्रुप रखेंगे तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में आपका मॉलिक्यूल है उससे वो परपेंडिकुलर जाके सेट हो जाएगा और उसका रेजोनेंस बाउंड होगा। अब उसका उसे लॉस होता है या उसका बेनिफिट होता है वो एक अलग चीज है। जैसे यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर में उसे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में अगर अपन देखें तो लॉस हो रहा है। अब यहाँ एसआईआर नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था ना, एसआईआर हो गया तो वन स्टेबल हुआ, एसआईआर नहीं हो तो फिर वो स्टेबल था। तो वो डिपेंड करेगा, एसआईआर अपना काम करेगा, एसआईआर वैसे आईआरएच की तरह है। अब उसका कौन से इफेक्ट को बेनिफिट होता है, किसको लॉस होता है, वो इफेक्ट पे डिपेंड करता है। इफेक्ट की डिमांड क्या है? एसिडिक बिहेव में तो अच्छा हुआ कि आप जैसे ही ऑर्थो लगा वो लास्ट वाला नंबर 1 पे आ गया, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल रहा एसआईआर, इंटरमीडिएट में बेनिफिशियल नहीं रहा। ठीक है, करो बच्चों। है बेटा किसके? बीच वाले कार्बन, ये वाला। हाँ तो वो बात अपन समझाना, ये लो, ये तो इसको अपन एक कम कर लेते हैं, ये लो, अब हो जाएगा। बात एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि आप आइसोप्रोपिल ले लो तब भी हो जाएगी। हाँ बेटा, जब आपने कार्बन लगाया इस जगह पे अगर कोई एचपी वाला लगा दे अपन, हाँ हाँ, तो वो रोटेट होता तो उसका एक जो पी खाली है वो तो वो फिर अलग बात आ गई। फिर अपन सिर्फ उसी पे बात करने लगे। बिल्कुल आप कह रहे हो साइनो लगा दो, साइनो लगा लो, साइनो का कार्बन sp होता है, उसके पास दोनों टाइप के ऑर्बिटल है, वो दूसरे के साथ चलने लग जाएगा। पर साइनो फिर बल्कि नहीं, साइनो बल्कि ऑर्थो बल्कि लगा देंगे और साइनो लगा देंगे तो भी नहीं होता। हाँ तो वो ऑर्थो वाले बल्कि हो जाएगा, एक साइड में बल्कि होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो तो रेजोनेंस कंटिन्यू रहेगा ना। लेकिन उसका कोई इंप्रेशन क्या है, किस लिए, उसका पर्पज क्या रहेगा हमारे लिए? हमें तो ये देखना है कि किसको अफेक्ट कर रहा है। हालांकि वैसे आपकी क्लियर जो आपकी बोर्ड की बुक है उसमें एसआईआर कहीं नहीं दिया हुआ, बेंजोइक तो दे रखा है पर एसआईआर नहीं दिया हुआ है। तो अपने एसआईआर के सारे एस्पेक्ट पे बात नहीं करते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया एसआईआर को, आप अच्छे से समझ लो कि क्या है। हो गया बच्चों? नेक्स्ट इसके बाद लिखिए एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड show more acidic character. Aromatic acid show more acidic character as compare aliphatic acid. As compare aliphatic acid. Exception formic acid. Exception formic acid. जैसे बेटा ये अपने पास मॉलिक्यूल दिखने में दोनों के दोनों OH वाले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो अल्कोहल काउंट होता है और ये फिनॉल काउंट होता है। ये मैंने आइसोमेरिज्म में बताया था आपको। सेम ग्रुप अगर बेंजीन पे अटैच हो जाए और वही ग्रुप sp3 कार्बन पे अटैच हो तो दोनों अलग अलग काउंट होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहते हैं। हाँ, यहाँ मुझे एक कार्बन और मेंटेन करना होगा, यहाँ एक रिंग में CH3 और लेना होगा, तो दोनों का फॉर्मूला मैच होगा और दोनों क्या बन जाएंगे, FGA। लेकिन अगर अपन इन दोनों में कहें तो ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये कौन सा है, एलिफेटिक। ये कौन से वाला है, एरोमेटिक। लॉजिक है, बट आप इसका प्रोटॉन निकालिए, कॉन्जुगेट से पूछिए तो कॉन्जुगेट कहेगा रेजोनेंस आता भी है मुझे तो। और आप यहाँ पे ऐसा प्रोटॉन लूज करते हैं, कॉन्जुगेट बनाते हैं, उससे पूछते तो कहता है साहब तन्हाइयां ही तन्हाइयां, हमारा तो मिलना ही नहीं हो पाता, बीच में 2 गैप डाल रखे हैं आपने। भाई सब कुछ है हमारे पास, भगवान का दिया, वही पाइप बॉन्ड हमारे पास भी है, पर हम यूज नहीं कर पाते। करें क्या, नहीं कर पाते तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अल्कोहल है, आप लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाओगे, फिनॉल करेगा।
औरों से हो सकता है वो पुअर होगा, लेकिन वैसे एक अच्छा एसिड होता है, लिटमस के कलर को चेंज करता है, एसिड वाले जो टेस्ट होते हैं वो उसमें पॉसिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एबनॉर्मेलिटी भी मिलती। अगर बात फॉर्मिक की, बेंजोइक की, अदर किसी एलिफेटिक एसिड की हो, तो एलिफेटिक से एरोमेटिक अच्छा होगा, ये रूल यहां भी अप्लाई होगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है वो एरोमेटिक से भी अच्छा होगा, ये मैंने आपको एक्सेप्शन में बताना चाहा। अब आप जानना चाहेंगे सर ऐसा क्यों? ठीक है, वैसे तो एक फैक्ट भी है, याद रखो आप, भाई एरोमेटिक जो होता है वो अच्छा होता, लेकिन फॉर्मिक को हम आगे क्यों ले रहे हैं? अगर किसी के मन में ऐसा लॉजिक जानने की बात हो कि ऐसा क्यों है, तो हम ये कहते हैं बेटा कि यहाँ पे ये जो कार्बोक्सी है, इसके लिए जो कॉन्जुगेट है उसके लिए ये नेबर जो है वो डोनर है, कंफर्म डोनर। जबकि यहां पे अपन बनाते हैं जब कॉन्जुगेट, तो इसको डोनेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, तो इसलिए हम उसको एरोमेटिक को ही अच्छा मानते। लेकिन फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, चाहे वो 1% ही इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करता होगा, अगर आपको उसे बाउंड करना है तो क्या लगाना होगा? SIR। अभी इसमें तो SIR नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे बताओ H से कोई टेंशन है क्या आपको? कोई 1% भी टेंशन लेने की जरूरत है? कोई टेंशन नहीं है, वो तो किसी भी केस में डोनर नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बेटर हो गया। चाहे आप उसको एज ए एक्सेप्शन याद कर लो या फिर एज ए लॉजिक, क्योंकि मैंने आपको SIR बता दिया, SIR के बाद इसको समझना काफी इजी हो जाता है। करो वाटर में, हाँ वो ये था बेटा, जो वाटर है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा एसिड होता है, लेकिन अगर सामने वाला कह दे मेथेनॉल और वाटर, तो फिर मेथेनॉल, अल्कोहल में पूरी सीरीज में मेथेनॉल इस रूल को फॉलो नहीं करता। काफी इंपॉर्टेंट है ये, दूंगा मैं आपको जो भी नेक्स्ट कोई टेस्ट होगा, ठीक है। वो सिर्फ इसी पर्पज से, क्योंकि जो पेपर होते हैं बेटा, उनका पर्पज यही होता है कि आपको रेडी करना, कुछ ऐसी कुछ बातें रह गई जो क्लास में नहीं हो पाई, वो भी अपन पेपर के थ्रू याद करवाएं, क्योंकि हम पेपर में देंगे, फिर आप कुछ गलत करके आओगे, फिर क्लास में डिस्कशन होगा, तो फिर बातें याद रहेंगी, एग्जाम में वैसा कुछ आ जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। गया बच्चों? नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। और लगा के लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, अगर आपकी क्लियर है तो आगे की ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन आने वाली है, उन रिएक्शन में कई जगह कुछ लॉजिक होंगे जो आप अपने आप लगा लेंगे। और यहां मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, 11th का एल्काइन हो, 12th का अल्कोहल हो, फिनॉल हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उनकी केमिकल रिएक्शन के नेम पे जब आप जाएंगे तो फर्स्ट हेडिंग होगी एसिडिक बिहेवियर की रिएक्शन, वो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। बाकी रिएक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे अपन, आगे करेंगे, लेकिन एसिडिक बिहेवियर वाली जो रिएक्शन है वो इसमें बता दूंगा मैं आपको। अब इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए एक रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर की सल्फोनिक एसिड आगे आता है, फिर कार्बोक्सिलिक आएगा, फिर उसके बाद फिनॉल आएगा, फिनॉल के बाद अपन कहें वाटर ने आना है, अल्कोहल ने आना है, और नेक्स्ट कहें तो एल्काइन आएगा,
एल्काइन के बाद अमोनिया, एल्कीन, एल्कीन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये मैंने आपको बताया था, प्रूव भी किया था। आप इनके कॉन्जुगेट बना लो, कॉन्जुगेट बनाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, कहां आएगा? 2.5 पे, 2.75 पे, 3 पे, 3.25 पे, और फिर उसके बाद कहें तो 3.5 पे, और वो भी 3.5 पे, लेकिन यहाँ एक डोनर है। फिर आगे 3.5 वालों पे है, लेकिन उनमें रेजोनेंस है, इसमें अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग, इसमें इक्वल कंट्रीब्यूटिंग, और इसमें इक्वल कंट्रीब्यूटिंग में भी कितनी स्ट्रक्चर का? 3 स्ट्रक्चर का। सबसे पहले मैंने यही ऑर्डर बताया था। ये थ्योरी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको ये याद, और इसमें मैं एक छोटा सा अपडेशन और कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में एक एसिड और ले रहा हूं H2CO3। ये मैंने उस टाइम नहीं बताया, ये मैंने अभी ऐड किया है। पहले जो ऑर्डर प्रूव किया था उसमें ये नहीं था, वजह है बेटा उसके पीछे भी। अब H2CO3 जो है ना, इसमें लूज होने के लिए प्रोटॉन 2 है, लेकिन मेरा ये जो ऑर्डर है ना वो सिर्फ 1 प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में है, फर्स्ट प्रोटॉन लूज करना है, बाकियों को बस तो है ही 1-1। अब अगर आप इसके दोनों प्रोटॉन लेना चाहते हैं फिर तो ये यहां नहीं सेट होगा बेटा, फिर तो इसका एसिडिक बिहेवियर इससे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन 1 प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो H2CO3 की लोकेशन यही वाली रहेगी। अब आपको ये याद रहना चाहिए। अब इसमें आपको क्या देखना है, आप जो रिएक्शन करवाने वाले हैं उस रिएक्शन में लेफ्ट पोर्शन में जो एसिड होगा वो इधर का होना चाहिए, और राइट में कौन सा होना चाहिए? इस साइड वाला। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करेगा। देखो बेटा कैसे करते हैं इसे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है फिनॉल, एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल है एल्काइन। अगर अपने सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें तो अपने जो गिवन एसिड है, जो 4 चैप्टर हैं, इनमें आपको ये हेडिंग मिलेगी एसिडिक बिहेव की रिएक्शन, चाहे आज देख लेना, वो अपने यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो सब, इनका एसिडिक बिहेव जब चेक करना होता है तो उसके लिए सोडियम या पोटेशियम मेटल ली जाती, सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड काम में लिया जाता है, NaNH2 या KNH2 काम में लिया जाता है, या फिर NaOH KOH काम में लेते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेते हैं। ये 5 रिएजेंट है बेटा। अगर आपका एसिड इन 5 के 5 को रेस्पॉन्ड करता है तो ये समझ लो ऑर्गेनिक का बेस्ट एसिड है वो। ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री का नहीं कह रहा हूं, केमिस्ट्री में उससे अच्छे एसिड होंगे, इनऑर्गेनिक वाले नो डाउट। H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये बढ़िया एसिड है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक वाले सेगमेंट में चलेगी। ऑर्गेनिक में अपन कहें तो टॉप मोस्ट एसिड कौन है जो इन सभी रिएजेंट को रेस्पॉन्स करे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोडियम बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन है उसको समझना, क्योंकि एग्जामिनर जो पूछना चाहता है, जो उसके क्वेश्चन रहते हैं वो बाइकार्बोनेट पे जाके रुकते हैं। देखो सब होना क्या है, ये तो बेटा आपके एसिड हैं, ये वाले वो रिएजेंट हैं जिनको हमारा एसिड अगर रेस्पॉन्ड कर देगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा एसिड अच्छा है। ठीक, होना क्या है इन सब में, रिएक्शन का पैटर्न क्या है भाई? यहां से शुरू करो, मैं Na प्लस है और H माइनस है, K प्लस है और H माइनस, हाइड्राइड है तो ऐसा ही होगा। ये सब क्या है? एसिड। और एसिड कौन होता है? जिसमें H प्लस लूज करने की कैपेसिटी हो वही एसिड होता है। तो इन एसिड ने अपना प्रोटॉन देना, रिएक्ट होने वो आया, उसने अपना हाइड्राइड दिया, तो H माइनस और H प्लस दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2। ठीक, बाकी क्या होगा? बाकी उनका जो सोडियम या पोटेशियम आयन है वो ये कॉन्जुगेट के साथ आगे सेटल हो जाएगा, या तो वो कार्बोक्सिलिक का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बना देगा या फिनॉल का बना देगा, सॉल्ट बन जाएगा वो। ये हुआ। अब आपको क्या देखना है, जो आपके ये वाले एसिड हैं क्या वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अच्छे हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड
वीक एसिड को फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस करेगा। हालांकि इसमें नहीं लेना चाहो तो H2 भी ले लो, अब आपको मालूम है हाइड्रोजन एसिड नहीं होता बेटा। तो बिल्कुल ऐसा होने वाला है, ये रिएक्शन सब में पॉसिबल है, ये टिक का मतलब ये सब करेंगे। अब मैं यहीं जाऊं NaNH2 और KNH2 में, NH2 माइनस जो है वो यहां का प्रोटॉन कैप्चर करके क्या बनाने वाला है, अमोनिया। अब आप ये देखो अमोनिया कहां है उस ऑर्डर में, अमोनिया आप देखें यहां। क्या ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक जो है, फिनॉल जो है, एल्कोहल जो है, एल्काइन जो है, वो अमोनिया से ज्यादा अच्छे हैं क्या? बिल्कुल अच्छे हैं। एल्काइन स्ट्रॉन्ग है, एल्कोहल भी स्ट्रॉन्ग है, फिनॉल भी स्ट्रॉन्ग है, कार्बोक्सिलिक भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो होनी बनती है भाई, बिल्कुल होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड ने वीक एसिड अमोनिया को उसके सॉल्ट से रिप्लेस किया है, चाहे तो यूं समझ लो ये सॉल्ट है उसमें से रिप्लेस ही तो किया है, या यूं समझ लो स्ट्रॉन्ग ने वीक फॉर्म किया, ये हुआ। यहां मैं जाऊं तो बेटा NaOH KOH है। अब OH माइनस वहां से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब वाटर बनाएगा तो वाटर कहां है, वाटर ये रहा। तो अब आप देखो क्या वाटर फॉर्म करने की कैपेसिटी इन चारों में है। अगर ये वाटर से स्ट्रॉन्ग है तो ये फॉर्म कर पाएंगे, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल फिनॉल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्कोहल तो नहीं है और ना ही आपकी एल्काइन है, ये रिएक्शन नहीं होनी उसमें। अब ऐसे सिंपल समझो जैसे बाकी रिएक्शन होती है, तब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ रहा है, आप सीधा सीधा रिएक्शन लेके चलोगे कि भाई एक H लेना एक OH लेना वाटर निकालना, ऐसे नहीं होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन एसिड वाली एक थ्योरी के पर डिपेंड करेंगी और उसमें आपको एक रिलेटिव ऑर्डर हमेशा याद रहना चाहिए तभी करा पाओ। अब आप जाओ बाइकार्बोनेट पे, बाइकार्बोनेट आयन वहां से प्रोटॉन कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3, एक अनस्टेबल स्पीसी है जो इमीडिएट वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। वो आगे का इशू है, उस पर भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन ये बना, अब आप ये देखो H2CO3 कहां है, ये रहा, और H2CO3 यहां है, तो इससे स्ट्रॉन्ग तो फिर कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक है, फिनॉल भी इससे वीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो सिर्फ यहां होनी है, इन तीनों में ही नहीं होनी। समझ में आ रही है बात? और जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको आप यूं समझो बच्चों, जो मेटल होती है जैसे सोडियम है, उसको सोडियम प्लस बनना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि 11 से 10 होने में उसको नियोन बनने का फील आ जाता है, तो वो Na प्लस तो चला जाएगा हमारे कार्बोक्सिलेट के साथ, फेनॉक्साइड के साथ, और उसका जो लूज किया गया इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया जाएगा, H प्लस को, और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेते ही कैसा बन जाएगा, ऐसा। ये बार बार जब बनेंगे और बहुत सारे ऐसे बनेंगे तो फिर उनको ये समझने में देर थोड़ी लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो होना क्या है, H2 फिर यहां भी निकल जानी है, तो ये रिएक्शन भी सब में होनी। समझ में आ रहा है कोई दिक्कत इसमें? ये रिएक्शन थी बेटा, इसमें आपने एक टेबल में सबको कंप्लीट कर दिया। अब अगर आप यही 12th में करके आए हैं, किसी का 12th अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे जब ये रिएक्शन आ जाती है तो वहां बताने का वे होता है, वो सामने वाला क्या कहता है, अल्कोहल के एसिडिक बिहेव की रिएक्शन बताई, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, एक एरो पे सोडियम लेते हैं, एक एरो पे NaH लेते हैं, एक एरो पे NaNH2 लेते हैं, एक एरो पे NaOH लेते हैं, एक एरो पे सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, फिर RO माइनस Na पॉजिटिव हाफ H2 ऐसे बैलेंस करके बताएंगे। फिर यहां बताएंगे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव और यहाँ पे H2, ये बता देंगे। यहाँ पे भी यही और साथ में अमोनिया, यहाँ कह देंगे नहीं होगी, क्रॉस कर देंगे और फिर नीचे थ्योरी बताएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और नीचे एसिडिक का ऑर्डर भी बता दो। ये है बोर्ड का काम, और कंपटीशन वाला तो फिर अलग है ही। वहां तो वैसे वो टारगेट ही सोडियम बाइकार्बोनेट को करेगा या NaOH KOH को करेगा, क्योंकि बाकियों में तो डिफरेंस ही नहीं था, वहां तो रिएक्शन हो रही थी। और मैंने जब ये ऑर्डर प्रूव किया, मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, तब यहां पे मैंने सबसे पहले यही वाला ऑर्डर बताया था। अब इस ऑर्डर को बताते टाइम मैंने बीच में अमोनिया भी लिया था, बीच में मैंने वाटर भी लिया था। मुझे मालूम था ये इनऑर्गेनिक है, पर मैंने यहां लिया था, तो मुझे उस दिन मालूम था ये काम आना है। और ये जो एक लाइन है ना, अच्छे से कर लेना, बहुत बार काम आनी है। अभी इसका काम खत्म नहीं हो, टॉपिक खत्म हो रहा है,
ये लास्ट पॉइंट चल रहा है एसिडिक बिहेव का, नए टॉपिक में जा रहा हूं मैं, पर ये आपका पीछा लास्ट तक नहीं छोड़ेगा जब तक ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं करूंगा। एसिडिक बिहेव में आ गया, बेसिक में आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में आएगा, बहुत बड़ा सेगमेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हर रोज इस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये आपको अच्छे से आता होगा उतना कंफर्टेबल फील करोगे आप। वैसे तो ये कहूंगा बेटा ये जो पूरा चैप्टर है ना उसको बहुत अच्छा करें, आपको जितना टाइम मिल रहा है, वीक में 1 क्लास 2 क्लास अगर होती हैं तो ऐसा नहीं है 10 मिनट आप मेरे इस पोर्शन को दीजिए, अगर बढ़िया समझ में आकर 10-15 मिनट रीडिंग लगाते रहिए और ये चीजें अपनी कंफर्म कर लीजिए, फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे की जो ऑर्गेनिक है रिएक्शन वाली उसे समझने के लिए सब कुछ होता है, जरूरी यही पोर्शन होता है। और फिर चाहे भले आप मेरी क्लास भी नहीं ले, एक बार आप घर पे नोट्स भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कोई बुक भी पढ़ना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, करो फिर और बताते हैं कुछ बातें। ओके बच्चों, अब देखो बेटा क्या है, अगर हम लें फिनॉल और रिएक्ट कराना चाहें सोडियम बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट जो है वो इस प्रोटॉन को रिमूव कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं, ये अपने अभी भी बात करी। रीजन क्योंकि यहाँ रिएक्शन को इस पैटर्न से नहीं देखना कि साहब यहाँ से H+ जाना और वो जाना और H2CO3 बनना, ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा आप एल्कोहल से भी करा लो रिएक्शन। तो तीनों एक थ्योरी अप्लाई करनी है आपको, फिनॉल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फॉर्म होने वाला H2CO3 वीक होना चाहिए, तब तो रिएक्शन हो जाती। लेकिन अगर हम यहीं पे फिनॉल के ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे नाइट्रो ले लें, इसका फॉर्मेशन भी कराऊंगा मैं, आप किया होगा, आपका 12th पास किया आपने। पिग्रिक एसिड,
अगर आप पिक्रिक एसिड लेते हैं तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट को रेस्पॉन्ड करेगा वो। अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा पीछे चलो। हमने कभी कहा कि ये वाला जो एसिड है वो फिनॉल से ज्यादा अच्छा एसिड है। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, लेकिन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो चार्ज नेगेटिव था वो O का O पे शिफ्ट हुआ था, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग। और इसके साथ प्रॉब्लम कहां आई थी? इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि भाई रेजोनेंस तो यहां भी हो गया था, पर लेकिन उस रेजोनेंस में कुछ ऐसे वाला नेगेटिव आया था, वो उसकी डीमेरिट थी। अब आपने क्या कर रखा है, अब बेटा यहां पे आपने नाइट्रो लगा रखा है, यहां पे भी एक नाइट्रो लगा रखा है, यहां पे भी आपने एक नाइट्रो लगा रखा है। समझ रहे हो बात को? तो आपने तो एक पूरा सिस्टम सेट कर दिया कि जब आप नेगेटिव आप आइए, आते ही आपको ओ पे ले जाएंगे, यहां वाला भी ले जाएंगे, यहां वाला भी ले जाएंगे। तो मुझे लगता है इतनी व्यवस्था तो उसके पास भी नहीं। अब तो ये उसको चैलेंज कर सकता है। भाई बात कॉन्जुगेट के स्टेबल होने की होती है ना। फैक्ट तो अपनी जगह है कि पिक्रिक एसिड एक अच्छा एसिड होता है, ये एक फैक्ट है, लेकिन लॉजिक भी आना चाहिए। और मुझे लगता है ये तो ज्यादा हो गया, इतनी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर मैं फिनॉल लेता ओनली पैरा नाइट्रोफिनॉल, तब भी ये बात बन जानी थी, आप सोडियम बाइकार्बोनेट को उसे दीजिए, वो रिएक्शन उससे करता। लेकिन अगर आपने फिनॉल लिया होता और फिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया होता और आप ये करना चाहते तो ये नहीं होना था। अच्छे से सुन लेना बातें, माइनर माइनर सा चेंज है। एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि आपने इस लेवल तक जाके बातों को क्लियर किया है क्या। फिनॉल में नहीं होनी, पिक्रिक में होनी है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में होनी है। ऑर्थो और पैरा में आपको मैंने कहा था बोर्ड वाली बुक में जाके डाटा देखना, देखा? पीके के वैल्यू देख लेना, बोला था नहीं देखा होगा? अरे देख लेते, याद हो जाता है। थोड़ा सा वो क्या होता है, एक चीज को 2 जगह से देखो, 3 जगह देखो तो याद हो जाती है और कुछ नहीं होता। आज देखना जाके, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है कोई बहुत बड़ा, माइनर सा डिफरेंस है। पर बात तो वही है ना बेटा, बाहर होना होता है तो 1 नंबर से ही बाहर हो जाते हैं, क्वेश्चन भी हमें बाहर कर देता तो कर ही देता, उसमें क्या कर सकते हैं। तो वैसा इसके साथ है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर वो सोडियम बाइकार्बोनेट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो वो इसके कई क्वेश्चन कई तरह से दे देगा, इसे रिएक्ट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2CO3 या CO2 गैस जो है एज ए बबल्स फ्री करेगा। तो वो उनमें से आपको किस मॉलिक्यूल पर टिक करना है, किस पे नहीं करना है, ये ध्यान रहना चाहिए। सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक तो आ ही गए, उनका तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो उसका क्वेश्चन भी आएगा, उसका अलग तरह से आता है, ये करो फिर वो भी बताते। SIR नहीं लग रहा, आपने कहा फिनॉल में लगाना ही नहीं SIR, बल्कि इस ग्रुप पे SIR लगाना है। बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनॉल का OH मीडियम साइज का ग्रुप है, ये गलती बिल्कुल मत करना SIR वाली। SIR लगता तो फिर कराता मैं, फिर तो रिएक्शन क्यों नहीं करा रहा? मैंने पैरा वाले से क्यों कराई, इससे क्यों नहीं कराई? उसका H बॉन्ड बन गया, इसका H बॉन्ड नहीं बना, वो वाली बात थी। ठीक है, जिन लोगों के पहले 500, 550, 600 नंबर है, वो पढ़ने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लो। ऐसे आपके क्वेश्चन देखा करो कैसे आते, और थोड़ा टाइम मिले तो थोड़े जेई के क्वेश्चन भी किया करो। जेई की जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो एज यूजुअल एग्जाम में आने, आप क्वेश्चन को देख के थ्योरी को सेट करो, आप कि थ्योरी में क्या चीज है, काम की बात क्या है। ऐसे बाकी तो बहुत कुछ दिया होता है, उसको थोड़ी करने से कुछ होने वाला है। बार बार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने से क्या आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ फिट है, यही चीज पूछता है और इसका आंसर ऐसे देना होता है। अपने क्वेश्चन कलेक्शन में भी वो सब क्वेश्चन रहते हैं, पर आप अलग से एक बार ले आते हैं मार्केट से, स्पेशल टैग लगा हुआ कि ये 30 ईयर के हैं और 35 ईयर के हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन वही रहने हैं, पर आपको लगता है यार मैंने मतलब कर लिया, और आपका सब सब्जेक्ट में ठीक ठाक कमांड है, नंबर आए तो होगा ही, तो एक साथ पेपर ही लेके बैठो। फिर आप उस तरह से भी मत करो कि एक सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, आप पूरा एक पेपर लेके बैठो कि 2005 में आया था,
और वही उसके 3R दे के आप बैठोगे, 3R में मैं कितना कर पाता हूँ, एक टारगेट बना के बैठा करो, ये टॉपिक मैंने कर लिया फटाफट, मेन साइड ये काम चलने दो, और दूसरा वो साइड बाय साइड अपना पर्सनल टाइम बचता है उसमें लगाओ ना। देखो बेटा यहां रिएक्शन नहीं हुई, ये समझ में आया, यहां वाला लॉजिक क्लियर हो गया। मैं कहता हूं ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, मैं 2 नाइट्रो हटा भी दूं तो भी हो जाना है, लेकिन जब इसकी बात आई है तो फिर इसकी बात आनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक ही लाइन में करवाए थे चारों, और इन दोनों में से ये ज्यादा अच्छा बताया था। रीजन उसका क्योंकि यहाँ पे एच बॉन्डिंग हो गई थी, वैसे होना यही अच्छा चाहिए, इसका नाइट्रो ऑर्थो पे -R जैसा ये दे रहा है वैसा ये भी दे रहा है, लेकिन ये -I ज्यादा अच्छा दे रहा है, लेकिन एच बॉन्डिंग की वजह से इसको मैंने सेकंड नंबर पे जैसा आंसर होना चाहिए था वैसा नहीं किया था, तो इसलिए मैं दोनों को बताना चाहता हूं, उस माइनर से डिफरेंस की वजह से ये वीक रह गया, बाइकार्बोनेट को टेस्ट नहीं देगा ये। क्योंकि अब बड़ा इशू क्या है, एक एसिड के लिए रेस्पेक्ट की बात क्या है, बाइकार्बोनेट को रेस्पॉन्ड करना, तो वो अपन कहें तो सभी नहीं कर पाते, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक करते हैं वो नॉर्मल बात है, फिनोल फैमिली में से निकल के एक पिक्रिक एसिड करता है और एक पैरानाइट्रोफिनॉल करता है। चले बच्चों हो गया, बाकी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आप करना, वैसे ही क्वेश्चन यूं देख लो आप, ऐसे ही सुनिए आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड को अगर अपन सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करवाएं तो रिमूव गैसेस क्या होंगी, CO2 CO2 SO2 SO2 CO2 SO2 SO2 CO2, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये लैंग्वेज में आया था, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है और लैंग्वेज में आया था, स्ट्रक्चर नहीं थी इसमें। बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट देन रिलीज गैसेस आर, जिन्होंने कर रखा है वो सही से बता रहे हैं, वरना होता क्या है, अच्छा बेंजोइक ये है, बेंजीन सल्फोनिक ये है, तो अब इसको देख के आइडिया लगा लेते हैं आंसर का, बाकी लॉजिक तो रह जाते हैं, इसमें से तो निकाल लेते हैं CO2 और इसमें से निकाल लेते हैं SO2, बस ये रॉन्ग आंसर है। अगर आपने ऐसा किया तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि बात अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की है तो आपको अलर्ट होना चाहिए, एसिडिक बिहेव में सबसे ज्यादा टाइम हमने इसको दिया है, तो इसका काम क्या है, बाइकार्बोनेट ने जाके बेटा प्रोटॉन लेना है। अब चाहे आप सल्फर रखो या ये रखो या पिक्रिक रखो, उससे क्या उस स्ट्रक्चर से इंप्रेशन ही क्या आना है उस पर, तो वो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 ब्रेक होके क्या बनाएगा, CO2 देगा, चाहे आप ये लो या वो लो, CO2 आएगा दोनों में। और कभी कभी तो CO2 पे भी चला जाता है, CO2 पे इस तरह का कुछ स्टार दे जाएगा या उसमें आइसोटॉपिक सिंबल दे देगा, 14 दे देगा, इस CO2 पे क्या रहेगा ये आपका बाइकार्बोनेट डिसाइड करेगा भाई, CO2 का C मॉलिक्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहा, आप सोचेंगे कि बेंजोइक का C जा रहा है, अगर बेंजोइक का C जाता तो फिर तो इधर SO2 ही आना चाहिए फिर आंसर, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते। चलो ये तो नोट करना, लिखो फिर, लिख ही लो फिर, क्वेश्चन लिखो, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, benzoic acid and benzene sulfonic acid react with sodium bicarbonate, react with sodium bicarbonate, then release gases are, then release gases are, first option CO2 SO2, CO2 comma SO2, second option SO2 comma CO2, third option CO2 CO2, fourth option SO2 SO2, SO2 SO2, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद IRH एप्लीकेशन में नई हेडिंग डालिए, कंपेयर बेसिक बिहेव ऑफ बेस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। IRH एप्लीकेशन में ही है ये भी टॉपिक, तो इसमें लिखिए इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एमाइन mainly consider as a base, amine mainly consider as a base, amine mainly consider as a base। नेक्स्ट लाइन में लिखिए ड्यू टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, ड्यू टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी it is a Lewis base, due to lone pair donating tendency it is a Lewis base, और प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी, और प्रोटॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी it is a Bronsted base, proton acceptor tendency it is a Bronsted base। एसिड बेस कंसेप्ट को बताने की कई लोगों ने एफर्ट की, जिनमें से एक लिटमस वाला टेस्ट भी चलता है, एक ऑर्हेनियस का कंसेप्ट चलता है। ऑर्हेनियस कंसेप्ट क्या है? प्रोटॉन लूज करना एसिडिक नेचर है और OH माइनस लूज करना जो है वो बेसिक नेचर। लेविस कंसेप्ट में बोला गया लोन पेयर डोनेट करना बेसिक बिहेव है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना एसिडिक बिहेव है। एक प्रोटॉन कंसेप्ट आया था, ब्रांस्टेड लोरी कंसेप्ट आया था, जिसमें कहते हैं प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है वो तो बेस है और जो डोनेट करता है वो क्या है? एसिड, इसलिए इसको प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहते हैं। तो जो हमारा एमाइन है ये वाला, ये दोनों काम कर सकते, ये चाहे तो किसी को अपना लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है और चाहे तो किसी का प्रोटॉन अगर हो तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों तरह से वो फिट है। आप ब्रांस्टेड कंसेप्ट में लेना चाहो तो भी वो बेसिक बिहेव की तरह बेसिक बिहेव शो कर सकता है, और अगर आप चाहें तो लेविस वाली थ्योरी में भी फिट है। हाँ, लेकिन अब की बार एक बेनिफिट ये है कि एसिड में हमारे पास एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। अल्कोहल भी अपनी जगह डोमिनेट है, फिनॉल भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, सल्फोनिक भी है, 11th में अल्काइन भी आता है, लेकिन बेस में हमारे पास इतनी बड़ी वैरायटी नहीं है। पूरी अपनी जो 20 फंक्शनल ग्रुप वाली ऑर्गेनिक है उसमें अमाइन ही एक ऐसा ग्रुप रह जाता है जिसको अपन एज ए बेस लेंगे, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी पे करने हैं अपन को। अब यहां भी वही बात कि सामने वाला आपसे बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पूछना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको ये कहे कि स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, वीक बताओ। ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा, बजाय उसके वो आपसे कहे हाईएस्ट केबी वैल्यू बताई, मिनिमम केबी वैल्यू बताई। जैसे वहां पे के चलता था, इधर क्या चलता है? केबी। और इनवर्स वाले में जाना चाहे पीकेबी। और कभी कभी डाटा का क्वेश्चन भी होता है, सामने वाला 4 बेस देगा, एक साइड में पूरा पीकेबी के फिगर दे देगा, तो आपको तो कुछ नहीं करना। जैसे हम आपको बेसिक बिहेव बताएंगे, आप बेसिक बिहेव लगाइए और फिर देख लीजिए डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट। पीकेबी है तो उल्टा मैच करना है, और केबी वाला है तो जो जिसके लिए हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे अच्छा बेस। ठीक है, ऐसा भी आ जाता। नेक्स्ट अपन कहें तो एसिडिक बिहेव देखने के लिए वैसे मैंने आपको टोटल केमिस्ट्री के लिए तो 4 पैटर्न बता दी। कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको कहा कि आप बॉन्ड की लेंथ देख लो, स्ट्रेंथ देख लो, EN देख लो, कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ देख लो। लेकिन जो हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फंडा फॉलो किया, वो क्या था?
H+ को भगा दो, कॉन्जुगेट से पूछो तेरे को फील कैसा हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और वो जो उस कंसेप्ट से नहीं हो पा रहे थे वो 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो यहां पे अपन क्या देखेंगे, तो यहां अपन कहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको देखनी है, एक तो आपको देखना होगा लॉन पेयर अवेलेबिलिटी। भाई एमाइन जो है वो अपने लॉन पेयर की वजह से बेस, चाहे वो लॉन पेयर डोनेट करे या प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, उन दोनों में ही रिक्वायरमेंट किसकी होगी, लॉन पेयर की। लेकिन लॉन पेयर अवेलेबल होगा या नहीं होगा ये आपको देखना होगा, क्योंकि एमाइन ये भी होती है और एमाइन ये भी होती है। यहां से आप अवेलेबिलिटी वाली बात समझ सकते हो। इस वाली एमाइन में तो क्या होता है, ये आर जो है इसे सपोर्ट करता है कि आप डोनेट करो, हम आपके साथ हैं, ये तो ये अच्छी बात। जबकि इसको आप जानते हैं अगर, तो ये तो कहता है साहब अंदर आ जाओ, आप कहां जा रहे हो, आप हमारे लिए बने हो, आपको मालूम है प्लस आर वाले हो, तो आपको रिंग के अंदर आना है। अब वो तो उसे डिस्टर्ब कर दिया, अवेलेबल ही नहीं है। अब वो तो रिंग में कभी ऑर्थो रहेगा, कभी पैरा रहेगा, कभी ऑर्थो रहेगा। तो जो भिखारी है अल्लाह के नाम पे बाबा दो देना, कहां देना, चक्कर काट लो इसके चारों तरफ, मालूम ही नहीं चलेगा वो है कहां। तो फिर वो बेस तो अच्छा हो नहीं सकता। और वैसे भी आपने जितनी बातें एसिडिक बिहेव में कर ली हैं, अब सारों को अपोजिट मैनर में भी तो लेके जाना है। आपने क्या बोला था, एरोमेटिक एसिड अच्छे होते हैं, एलिफेटिक नहीं होते। अब मैं कहूंगा एरोमेटिक पुअर होते हैं एलिफेटिक से। अब जो जो कंसेप्ट आपने बनाया, आपने एसिड में क्या कहा, कॉन्जुगेट को विड्रॉवर दो, लेकिन मैं बेस में कहूंगा बेस को तो डोनर चाहिए होता है। आप जितने डोनर उसमें, अब यहां देखो ये डोनर है तभी तो अच्छा है, सामने वाले ने विड्रॉ कर लिया इसीलिए तो पुअर हो गया। दूसरी चीज जो आप देखेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। भाई जरूरी नहीं आपको ऐसा ही कंपैरिजन दे वो, अब इसमें वो आपको एक मैथिल अमाइन भी दे सकता है और एक एथिल अमाइन भी दे सकता है। दोनों अमाइन में, जो दोनों अमाइन है दोनों का लॉन पेयर अवेलेबल है, रेजोनेंस तो नहीं कर रहा, पर आपको देखना है कि कौन सा एटम ज्यादा रिच। अगर साथ में मैथिल है तो वो कम डोनेट कर पाएगा, अगर आपने बल्कि एथिल ले लिया तो वो ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा। तो डेंसिटी क्या रहेगी, वो कितना रिच रहेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। फिर तीसरी बात जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अदरवाइज एस कैरेक्टर, एस परसेंटेज। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लॉन पेयर देख लेना अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो उसके बाद उसकी डेंसिटी देख लेना। और तीसरा देखना, सिर्फ लॉन पेयर मत देखना बेटा। अब ये दुनिया की बात, आपको लगता है कि दुनिया के जो ज्यादा अमीर होते हैं वो ज्यादा दान करते हैं? नहीं करते, नॉर्मल लोग ज्यादा कर लेते हैं। ज्यादा जो अमीर है उसके पास तो जाना ही बड़ा मुश्किल होता है, वहां जाके मांगे कौन, उसकी कस्टडी इतनी हैवी होती, वहां पहुंचना ही बड़ा, वो देना भी चाहे तो नहीं दे पाता होगा। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, आपकी जो ऑर्गेनिक है मुझे लगता है उसमें अल्कोहल के पास ज्यादा लोन पेयर है, हैलाइड के पास और भी ज्यादा लोन पेयर है, पर हमने पूरी ऑर्गेनिक में से सिर्फ एमाइन को क्यों चूज किया है, क्योंकि हेलोजन और ऑक्सीजन जो है वो हायर ईएन में चले जाते हैं, और हायर ईएन होना मतलब डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाना। ईएन का वैल्यू भी देखना होगा आपको, या फिर एस कैरेक्टर भी। एस कैरेक्टर इसलिए क्योंकि आपको एन भी कई टाइप के मिलेंगे, एक एन आपको ऐसा मिलेगा, एक एन आपको ऐसा भी मिलेगा, एक एन आपको ऐसे वाला भी मिलेगा। अब ये सारे एन है, सब पे लोन पेयर है, सबका लोकलाइज्ड है, कहीं मूवमेंट वाला कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं जब इसका ऑर्डर सेट करूंगा तो ऐसा करूंगा हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईएन देखने की तो बात होती है, सिंपल ईएन तो होती है, सिंपल तो आपने ओ को देख लेना है, हेलोजन को देख लेना है, फ्लोरीन दे देंगे तो नहीं मानेंगे अपनों से अच्छा, लेकिन कभी कभी इस टाइप का भी देता है, एनएन नहीं देता है। अब एनएन में आपको समझना पड़ता है, जैसे कार्बन के लिए आपको याद है कि जो sp3 है उसकी 2.5 है, sp2 है उसकी 2.75 है, और sp है उसकी 3.25 है। वैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन तो सब पे अप्लाई करके देखना है। तो ये बेटा 3 फैक्टर है जो मेरे क्वेश्चन है 99% इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं वो सारे करके आएंगे। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे नहीं होंगे, उनमें लगेगा तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आना है वो नहीं होगा, कोई और होगा, और वो बहुत अच्छे से तैयार करना। जैसे मैंने पीछे वहां बताया, पीछे वाला टॉपिक समराइज करो अगर आप,
बाकी सब कुछ आपको वार्म अप करने के लिए क्वेश्चन 3 ही थे मेन, या एक थ्योरी थी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से रिप्लेस करता, वो था बस। इतना अगर आपने जान लिया तो वो टॉपिक इतना सही है बेटा। वैसे यहां पे भी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे सिर्फ अपने आप को रेडी करने के लिए कि मैं कर लूं, लेकिन एंड में जब आप एग्जाम में जाएंगे तो पूरा टॉपिक नहीं देखना, तब आपको मेन बातें याद रहनी चाहिए, वही वाले क्वेश्चन देखने जो इससे नहीं होने वाले। क्योंकि अगर आप फंसेंगे तो वहीं फंसेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन सारे करके आएंगे तो उससे नहीं होने वाला, सिलेक्शन उससे नहीं होगा। सिलेक्शन करने के लिए वो करके आना है जहां पे लोग मिस्टेक करके आएंगे, वो हमारा सही होना चाहिए। करो फिर, बताते। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। एक आपके पास अमोनिया है, एक आपके पास मिथाइलामाइन, एक मिथाइलामाइन क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड है, एक मिथाइलामाइन फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड है, एक मिथाइलामाइन फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड, सेकंड मिथाइलामाइन में अपन कहें तो फ्लोरो का नंबर 2 है, एक मिथाइलामाइन है, एक इथाइलामाइन है, मिथाइलामाइन पे भी फ्लोरो ऐड है, इथाइल पे भी फ्लोरो ऐड। एक अपने पास है इथाइलामाइन, एक कहें तो विनाइलामाइन, एक एसिटिलामाइन। ये क्वेश्चन है बेटा। वैसे इसमें क्या मैं और थोड़ा इंक्रीज करता तो इनमें 3 या 4 ले लेता, ऑर्डर लगाता, बात समझ में आ जाएगी आपको इसमें क्या है। भाई लोन पेयर की बात करूं तो अवेलेबल है, 3 बातें देखनी है ना, अवेलेबल है, रेजोनेंस जैसा तो कुछ है नहीं। दूसरी बात एस कैरेक्टर की या ईएन की करूं तो वो सेम आएगी, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम। तीसरी और लास्ट बात क्या रही, डेंसिटी। तो डेंसिटी में अगर मैं कहूं तो हाइड्रोजन मुझे नहीं लगता कि डेंसिटी डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे, क्योंकि इंडक्टिव तो 0 होता है उसका। लेकिन ये वाला जो नेबर है ये बेटा इंक्रीज करे, क्योंकि कार्बन 2.5 वाला है, नाइट्रोजन 3 वाला है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो साइड रहेगी वो यही रहेगी। तो ज्यादा रिच एटम है वो तो ज्यादा अच्छा बेस होगा। उल्टा चल रहा है, एसिड में ये नहीं होता था। एसिड में कंजुगेट पे अगर कोई डोनेट कर देता था तो हम कहते थे वो अच्छा एसिड नहीं है। तो वहां तो फंडा क्या चलता था, दान करेगा परेशान करेगा। अब हम कहेंगे दान करेगा हैरान करेगा। हैरान बोले तो काहे को, बेसिक बिहेव वाला जो ऑर्डर देखोगे उसमें अब आ जाएगा वो।
भाई उल्टा चलना है। अब आपने जो क्वेश्चन किए हैं बस क्वेश्चन वही वाले रहने, लेकिन अब आपको ये देखना है, अब आपके कॉन्जुगेट की डिमांड नहीं है कि विड्रॉ करो, अब आपका जो NH2 ग्रुप है उसकी डिमांड है कि मुझे रिच करो, रिच करोगे तो मैं अच्छा बेस हो जाऊंगा। अब यहां देखें अपन, अवेलेबल है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो डेंसिटी रह गई। तो क्लोरो कहता है साहब मैं तो कम करूंगा, फ्लोरो कहता है मैं तो ज्यादा कम करूंगा साहब, मेरी EN4 है। तो फिर रहने दे भाई, तू कम करेगा तो हम तो इस वाले को ज्यादा अच्छा बता देते हैं। उल्टा है ना, एसिड में जो जितना विड्रॉ कर लेता था उसको अपन अच्छा बताते थे, अब नहीं बताते आजकल। इसमें देखें अवेलेबल भी है और साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो बात रही सिर्फ विड्रॉ कौन कर रहा है, एफ कर रहा है, लेकिन ये एफ तो डबल कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं तो सब एडिटिव होता है। याद हो रही है ना, इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इतनी बार कराऊंगा याद हो जाएगा। वो पूछना भी किसने है, अब वो कोई आई में से वो थोड़ी पूछने जाएगा, वो लाइन थोड़ी पूछने वाला आपसे, वो तो आप क्वेश्चन में यूज होनी चाहिए बस। तो यहां अपन कहें तो वही, ये विड्रॉ ज्यादा अच्छा करेगा, ये विड्रॉ कम करेगा, कम करेगा तो हम इसलिए उसको लेंगे। यहां जाएं इन तीनों में, सबसे पहली बात ये लोन पेयर अवेलेबल है, ये तो बेटा जी अवेलेबल ही नहीं है, ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, दोनों रेजोनेंस में बिजी हैं। फिर दूसरी बात, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो श्योर हो ही गया कि अगर इनका अवेलेबल नहीं है तो ये अच्छा हुआ, और इसमें एक अच्छे होने में एक ये प्लस पॉइंट भी। जबकि यहां अगर मैं दोनों में देखूं तो मुझे लगता है कि साहब ये वाले जो कार्बन है वो 3.25 वाले हैं, ये 2.75 वाले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लास्ट वाले को आप और पीछे ले जाओ, क्योंकि वो EN के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे नहीं छोड़ने वाला है। तो इसलिए अपन 1 फिर 2 फिर 3 ये बताए। समझ में आगे बात, कर डालो तो बच्चों। हो गया बच्चों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आया है, लेकिन जब भी एग्जाम में आया देखो
नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं, AIBMT में जो क्वेश्चन बनते हैं, इनमें जनरली स्ट्रक्चर देने का पैटर्न नहीं होता। यहाँ पे एक पैटर्न ये भी रहता है कि क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना है तो थोड़ा नेमिंग में जाके उसे फंसा, कि कुछ लोग तो उसकी स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो फिर रॉन्ग करेंगे, और ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना। देखो क्या है, अब बेंजिल अमाइन को ड्रॉ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिन लोगों की GOC और रेडिकल अच्छा नहीं है उनका बेंजिल होता ही है, क्योंकि बेंजीन से बेंजिन। लेकिन अगर आपने ये ड्रॉ कर दिया तो बस समझ लो फिर क्वेश्चन आप ठीक कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है। ये बेंजिल नहीं है भैया, ये फेनिल है। और अगर आपने यहाँ NH2 लगा दिया तो फिर आप और भी बुरे फंस गए, क्योंकि एनिलीन क्या बनाओगे फिर आप, एनिलीन होगी ये तो दोनों जगह सेम थोड़ी देने वाला है वो आपको। तो ये एनिलीन है बेटा, और बेंजिल अगर अपन कहें तो टोलुइन से बनना है। टोलुइन का जो बेंजिलिक कार्बन है उस पर वैलेंसी फ्री होनी है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बस इसमें जो मेन बात है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद कुछ नहीं है, वो आप कर देंगे मुझे मालूम। अगर उसने फंसाना है तो वो नेम में ही फंसाएगा आपको। बेंजिल अमाइन काफी हिट है इसमें, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, ये वाले क्वेश्चन आपको कई बार आए हुए मिलेंगे, उनमें हमेशा ऑप्शन में जहां भी आपको लगेगा बेंजिल अमाइन ही आंसर जाएगा, उसके साथ में जब भी कहीं दिया हुआ हाईएस्ट बेसिक अगर उसने पूछा है तो। देखो एक ये था, एक ये था, एक साथ में ले लेते हैं अपन अमाइड्स, क्योंकि देखो क्या होता है, जो एमाइड है वो कीटोन और एमाइन के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। हमने एमाइन तो बोल दिया बेस है, लेकिन एमाइड का भी डिस्कशन हम थोड़ा हो ले साथ में। तो ये था, ये आपके सामने है। अब बताइए क्या होगा। 1 2 3 देखो, एक दो जो थ्योरी आपने एसिडिक बिहेवियर में बताई थी उसको उल्टा कर दिया आपने। एरोमेटिक एसिड एलिफेटिक से अच्छे थे, फॉर्मिक एसिड का एक्सेप्शन अगर भूल जाए। और हम अब क्या कहेंगे, एरोमेटिक बेस हमेशा एलिफेटिक से पुअर होता है। रीजन उसका, क्योंकि ये लॉन पेयर अवेलेबल है, जबकि ये लॉन पेयर तो रेजोनेंस में बिजी है, अवेलेबल ही नहीं है। और यहां जाए बिल्कुल कई बार ऐसी बात आ गई, तो यहां अगर मैं कहूं तो बेटा है तो ये सिंगल CO, पर वो -R और -I का काफी अच्छा ग्रुप है। जबकि फिनाइल के लिए मैंने ऐसा आपको कभी नहीं बताया कि वो बहुत अच्छा डोमिनेटिंग विड्रॉवर होता है। तो वो 3 पाई भी उसको वो रेजोनेंस नहीं करा पाते जहां ये सिंगल CO करा पाता है। तो इसलिए अपन उसे पीछे लेते हैं। और वैसे भी एक जनरल याद रखना, मैंने अमाइन का नाम लिया था, मैंने अमाइड का नाम लिया नहीं था। हाँ, यहाँ बताना जरूरी हो जाता है, यहाँ तो बताएंगे कि अमाइन उसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन डीलोकलाइजेशन की वजह से उसे बढ़िया नहीं मानते, और डोमिनेटिंग डीलोकलाइजेशन होता है उसे। करो। गए बच्चों, आगे बढ़ो।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और काफी टफ हो जाएगा अगर इसको भी नेम से दे दें हम। स्ट्रक्चर से भी सभी नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर दिए इसलिए मैंने आपको। सबसे अच्छा 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 3 2 के बाद पहले 1 है और फिर 4 है ना। देखो सब क्वेश्चन को कैसे करना है। एनिलीन में लॉन पेयर है, नेम भी ध्यान रखना, एनिलीन ऊपर बता दिया तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। एनिलीन का लॉन पेयर लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड। और ये जो लास्ट वाला पायरोल है, पायरोल भी आपको बताया हुआ पहले 2 बार बता चुका हूं मैं। हक्कल रूल में भी पायरोल बता दिया था, जीओसी में बता दिया था, तीसरी बार आ रहा आपके सामने। भूल गए हो तो नाम लिख लेना, याद होना चाहिए, पायरोल मालूम रहना चाहिए क्या रहता है। क्योंकि देख लेना प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन, आपको नेम से भी मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो भैया ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, बट पिरीडीन इसको क्या बहुत जगह पे ऐसे दिया हुआ होगा, पीवाई। आप बहुत सी रिएक्शन में देखेंगे एरो के ऊपर सिर्फ पीवाई होगा, वो पिरीडीन होता है, वो यही वाला है। अब इसका लॉन पेयर अवेलेबल है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा, क्योंकि रूल बताया हुआ मैंने, सेम लोकेशन पे पाई हो, सेम लोकेशन पे लॉन पेयर हो तो रेजोनेंस पाई करेगा, लॉन पेयर नहीं करने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही एज अ साइक्लोहेक्सेन, इसके वाला भी बिल्कुल प्रेजेंट है, कहीं नहीं जा रहा, रेजोनेंस जैसा कुछ भी नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे फर्स्ट और 4 को एक बार छोड़ना है, बीच वाले ये जो दोनों है इनको मुझे लेना है, क्योंकि जो लोकलाइज्ड है जिनमें अवेलेबिलिटी अच्छी है वही ज्यादा अच्छे बेस है। तो मुझे 2 और 3 में डिसाइड करना है कि कौन से वाला अच्छा है। अवेलेबिलिटी तो दोनों में आ गई, तो ये डिसीजन लेने के मेरे पास क्या रहेगा, या तो मैं देखूं डेंसिटी और या मैं देखूं एस कैरेक्टर, दोनों चीजें लग सकती हैं। ये वाला जो पिरीडीन का नाइट्रोजन है बेटा, ये sp2 है, जबकि एजा साइक्लोहेक्सेन का sp3 है। या आप ये समझ लो जो एजा साइक्लोहेक्सेन है इसमें साइड वाले जो कार्बन है वो उसे अच्छा सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो 2.5 वाले हैं, लेकिन जो ये पिरीडीन वाले हैं बेटा ये तो 2.75 वाले हो गए, तो वो भी एक इंप्रेशन आएगा इस। तो ओवरऑल इन लोगों ने ठीक बताया, 3 को अच्छा बताया है, 2 को अच्छा नहीं बताया, यहां तक ठीक है ये लोग। अब रही बात इन दोनों में डिसीजन करने की, बस यही इसमें मेन बात कि रेजोनेंस तो यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस तो यहां भी हो रहा है, तो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के डिसाइड किया है। कुछ लोग फर्स्ट को अच्छा बता रहे हैं, कुछ फोर्थ को अच्छा बता रहे हैं। हाँ, अब ये क्या है बेटा, एक प्रैक्टिकल वर्क हो गया। यहां आपको आंसर तक जाना है तो प्रोसेस कराना होगा। कैसे? देखो, आप एनिलीन जो है उसको बेस बनाओ और उसे एक प्रोटॉन दो कि भाई तेरा बेसिक बिहेव शो करके दिखा। एनिलीन ने अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे दिया, एनिलीनियम आयन बन गया, ठीक है। उसी तरह मैंने पायरोल को भी ये चांस दिया कि भाई आप भी बेस हो, लोन पेयर है, आप भी बेस बन के दिखाओ, तो इसने भी अपना लोन पेयर इसे दिया, और लोन पेयर देने के बाद वो कुछ ऐसा हो गया। अब आप दोनों प्रोसेस में देखो लेफ्ट और राइट में कि कहां लॉस हुआ है। मुझे लगता है नीचे वाले में बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि एक एरोमेटिक पायरोल एक नॉन एरोमेटिक साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। जो नाइट्रोजन है बेटा ये sp3 हो गया है, और sp3 हो गया तो प्लेनर नहीं रहा, रेजोनेंस भी नहीं रहा। रेजोनेंस जिसकी वजह से हो रहा था वो तो तुमने डोनेट करवा दिया। पर मुझे लगता है ऐसा लॉस ऊपर नहीं हुआ, पहले भी रिंग एरोमेटिक थी बेटा, बाद में भी रिंग आपकी एरोमेटिक ही है। उल्टा मुझे लगता है अच्छा हुआ ये, क्योंकि वो जब अंदर जाता है ना कहीं उसमें चार्ज लाके डिस्टर्ब तो उसे करता ही है। अब तो आराम से बेंजीन अपनी इंडिविजुअल एरोमेटिसिटी फील कर रही, हाँ दिक्कत है, हाँ या ना। तो इसलिए यहाँ आंसर में आपको क्या लेना था, 1 को अच्छा लेना था, मतलब फाइनल आंसर आपका ये रहना है, ठीक है। तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, तभी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल आई है, आई इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व हो रहे थे वो तो। करिए।
पानी वानी पियोगी क्या? नेक्स्ट क्लास मेरी तो है, मिलते हैं 5 मिनट में बस।